नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे आज हमारा पेश कर दिया गया है, तो इसी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूरा पीडीएफ आपके सामने है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, लेकिन हम पूरे पीडीएफ के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। केवल हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। केवल हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस इकोनॉमिक सर्वे से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है उसकी क्या क्या खास बातें हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो फैक्ट्स मैं आपको बताते चलूँगा उनको नोट डाउन आप करते चलिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। हमारे वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में कौन है? तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली दो चीज़ जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि 2021-22 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, 2021-22 का हमारा जो वित्तीय वर्ष होगा, उसमें जो हमारी जीडीपी है वह कितनी रहेगी? तो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है हमारी जीडीपी का 2021-22 में। और यही हमारी जो जीडीपी है 2022-23 के वित्तीय वर्ष में रहने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 8 से लेके 8.5 के बीच रह सकती है हमारी जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022-23 में। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में हमारी जीडीपी कितनी रह सकती है और 2022-23 का जो हमारा वित्तीय वर्ष होगा उसमें जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया हुआ पोर्शन को। अगला इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है यहाँ पे, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार का जिक्र किया गया है। तो 31 दिसंबर 2021 तक आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो था 633.6 बिलियन डॉलर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो अगला फैक्ट यहाँ पे इसको भी आप लिख सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक जो है बैंक ऋण जो है आपका 9.2% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली थी, यानी कि बैंक ऋणों में 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी 31 दिसंबर 2021 तक। तो ये खास बात है आपकी किसकी? तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला फैक्ट क्या यहाँ पे है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। और 2021-22 अप्रैल दिसंबर में CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी जो था मुद्रास्फीति घटकर जो है आपकी कितनी हो गई थी? 5.2% रह गई थी। और वहीं आपका जो 2021-22 अप्रैल दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर थी। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कृषि 2021-22 में, यानी कि कृषि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का जो एरिया है, उसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीवीए में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इससे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3.9% की जो बढ़ोतरी है देखने को मिल सकती है कृषि के एरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2020-21 में प्रतिदिन जो सड़क का निर्माण था वह 36.5 किलोमीटर हुआ। यह बजट में, यह इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 2021-22 में प्रतिदिन भारत में सड़कों का जो निर्माण है वह 36.5 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में आपकी भारत में 36.5 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद SDG
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात यहाँ पे हुई है। तो 2020-21 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पहुँच गया था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ हाईलाइट थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है इकोनॉमिक सर्वे की, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आइए कुछ और खास बातें देख लेते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है यहाँ पे, और इसके बारे में तो हमने बात कर लिया था ना कि हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, इसको हमने देख लिया था 2021-22 में कितनी रहेगी और 2022-23 में हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको भी देखा था 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में 3.9%, उद्योग में 11.8%, सेवा क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का अनुमान है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 2021-22 में जो कृषि और संबंधित क्षेत्र होंगे उनमें 3.9%, उद्योग में 11.8% और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में 8.2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह बात इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है ये वाला। 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का जो आर्थिक प्रभाव था, आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका जो स्वास्थ्य पर प्रभाव था वह काफ़ी गंभीर था। तो ये बात भी कही गई है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ पे भी आपका हाँ यहाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट। कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार का जो कर्ज था वो जीडीपी का लगभग 59.3% हो गया, यानी कि जो केंद्र सरकार का कर्ज था जीडीपी का कितना हो गया था, 59.3% हो गया था। कब, तो 2020-21 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं 2019-20 में जीडीपी का यह कर्ज 49.1% तक था। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखना, ये वाला, इसको मैंने आपको ऊपर बताया था। और 2021-22 की छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन के ऊपर निकल गया और 31 दिसंबर 2021 तक यह जो विदेशी मुद्रा भंडार था यह था आपका $633.6 बिलियन। तो इसे भी आप याद रखिएगा, $633.6 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया था भारत का। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद जो भारत है चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता। इसमें जो है आपका रेपो रेट याद रखिएगा। और 2021-22 में जो रेपो रेट दर थी वो 4% की दर पर बनी रही। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद अगला है, और जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, और थोक मूल्य सूचकांक। यहाँ पे है WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है, थोक मूल्य सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पे। तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान 12.5% तक बढ़ी थी। तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सीरीज आपकी, सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन। इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा जितना भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक, यानी कि नीति आयोग का जो सतत विकास SDG मतलब सतत विकास इंडिया सूचकांक था, तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 था और 2018-19 में यह 57 था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत जो है विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है, 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान था। इंपॉर्टेंट है, 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए 24%, और मतलब कवर किए गए वन जो है 24% रहे, जो विश्व के कुल वन का 2% है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए जो वन थे वो कितने थे, 24% जो वन थे, यानी कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 24% एरिया था वो वनों से ढका हुआ था, ये बात कही गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का जो 2% वन है वे भारत में है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये बात कही गई आपकी इकोनॉमिक सर्वे में। अगस्त 2021 में
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। ये बात भी कही गई आपकी इकोनॉमिक सर्वे में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों में 26वें सम्मेलन COP, यानी कि जो आपका COP हुआ था, COP26 हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने जो है राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि 2030 तक प्राप्त किए जाने जो भी इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं उनकी घोषणा की गई थी COP26 में। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा आपका जो COP26 था हुआ था ग्लासगो में। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक शब्द लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बात हो रही है किसकी? तो COP26 की। इसके बाद अगला फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है और कृषि का देख लीजिए यहाँ पे। तो पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया था और देश के कुल मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में जो है आपका 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उतना महत्वपूर्ण है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या ऐड किया गया? ये वाला, हाँ ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लेते हैं इसको यहाँ पे। हाँ ये वाला, यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण से जुड़े सर्वेक्षण 5 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि कुल प्रजनन दर जो यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2019 और 20 में घटकर जो मतलब 2019-20 में घटकर आपकी 2 हो गई थी, जो 2015-16 में 2.2 थी। इसे भी आप याद रखिएगा, कुल प्रजनन दर जो है 2019-20 में 2 हो गई है, जो 2015-16 में 2.2 थी। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, TFR आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर की यहाँ पे बात की गई है। शिशु मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र की 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु में कमी हुई है और अस्पतालों प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार देखने को मिला है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत जो 83 जिले हैं वे हर घर जल जिले बन गए हैं। इसके बाद महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए निधियों का अधिक आवंटन भी किया गया है। तो ये बात भी आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कही गई है। तो मोटा मोटी जितने भी इम्पोर्टेंट आपके हाइलाइट्स बन सकते थे, मुख्य पॉइंट बन सकते थे आपके आर्थिक सर्वेक्षण के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।